एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत रान सिंह बोल रहे हैं, हेलो बसंत सर, कुड यू प्लीज एडवाइज ऑन कार ट्रेड? प्रॉफिट्स हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर्स एंड आल्सो कंपनी हैज टर्न प्रॉफिटेबल, डू यू सी? जो भी, हाँ, तो कार ट्रेड, पहली बात, अच्छी कंपनी है, रीजनेबल कंपनी है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिर आप बोलेंगे आपको तो कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नजर नहीं आता, लेकिन ऐसी बात नहीं, आप समझे क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एपरेंटली है। तो अगर मैं लास्ट क्वार्टर को एनुअलाइज करूं तो बहुत मोटी बुद्धि से अपने चल रहे हैं। 10 रुपए का ईपीएस आएगा, 500 सवा 500 का दाम है, तो ट्रेड्स एट 50 टाइम्स एनुअलाइज्ड अर्निंग्स, जो अच्छा है, बिकॉज ये कंपनी में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल हिसाब से ये हो गई है। पीछे इनको प्रॉब्लम था, बिकॉज चिप की प्रॉब्लम थी बनाने में, तो चिप्स कम बने थे दुनिया में, सेमीकंडक्टर, तो इसलिए गाड़ियों की सप्लाई में प्रॉब्लम थी, कोविड से जूझ के निकले। लास्ट 3 साल का अगर मैं ग्रोथ देखूं तो इनका कोई ग्रोथ कोई खास हुआ नहीं है, मतलब 5-10% का ग्रोथ है। तो वो मतलब मुझे पता नहीं वो किस ढंग से उसको देखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ तो आया नहीं इस बिजनेस में। तो कुछ प्लेटफॉर्म बिजनेस होते हैं जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म बिजनेस ऐसे होते हैं जो लगता है प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनको ब्रिक एंड मॉर्टर का बैकअप चाहिए। हम बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर मैं उस ढंग से इसको देखूं कार ट्रेड को, तो इनका प्लेटफॉर्म बिजनेस तो है, आप इंटरनेट पे जाते हैं, लेकिन गाड़ी खरीदना और एक फोन खरीदना एक जैसी चीज नहीं है। क्योंकि फोन तो मेरे को पता है कि मुझे ये सैमसंग का चाहिए या एप्पल का चाहिए, मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, मैं अमेजन के साइट पे, मुझे पता है कि आईफोन 14 कैसा होगा, 13 कैसा होगा, 12 कैसा होगा, 10 कैसा होगा, मुझे पता है प्रिंटर कैसा होगा, कैमरा कैसा होगा, मैं लगा देता हूँ, आ जाता है। कपड़ों के लिए भी मुझे थोड़ा सा ट्राई करने का इच्छा होता है, वो भी इंडिया में कंसेप्ट चेंज हो रहा है, बट गाड़ी ऑनलाइन नहीं खरीदते इंडिया में, जबकि अमेरिका में टेस्ला ऑनलाइन ही बिकती है, उनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो अगर ये कंपनी का जो आज रेवेन्यू ये कर रही है 300-350 करोड़, शायद इस साल ये रेवेन्यू इनका क्रॉस कर जाएगा, तो अगर मैं इस कंपनी को अगर देखूं तो 7 टाइम मार्केट कैप टू सेल्स है, वो भी कोई खास नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, रीजनेबल है। अगर मैं इसको आगे 5 साल के लिए देखूं कि अगर ये कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू करती है, तो उसमें 2000 करोड़ के रेवेन्यू में इसको प्रॉब्लम क्या आएगी कि ऑनलाइन तो मैंने देख ली गाड़ी, बट मुझे जाकर भी देखनी है, मुझे टेस्ट ड्राइव भी लेना है, मुझे चलाना भी है, अगर मैं यूज्ड कार भी ले रहा हूँ या नया कार भी ले रहा हूँ, तो उसके लिए इनको एक इन्वेंट्री वेयरहाउस मेंटेन करना होता है। अब ये हो सकता है ये बोले कि हम इन्वेंट्री हम खरीद के नहीं मेंटेन करें, हम लोगों से रखें, उनकी गाड़ी बिकेगी तो पेमेंट करेंगे, बट एक स्टोरेज कॉस्ट होता है। तो सेल्स बढ़ने का ये मतलब नहीं है कार ट्रेड जैसी कंपनी में कि 80-90% एबिटा पूरा नीचे तक आएगा, पैट लेवल तक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल तक। वो इसलिए बिकॉज इनको इंक्रीमेंटल बिजनेस के लिए इंक्रीमेंटल बैकअप सपोर्ट चाहिए। अमेजन की तरह नहीं है कि 200 किताब बेचना है, 5000 किताब बेचना है, वेयरहाउस कहीं रखा हुआ है, लोगों के पास ही है, वो सिर्फ लिस्टिंग करा दिया और वहां पे गए और लोग खरीद लिए किताब और हो गई बिक गई काम। तो उस एंगल से इट इज नॉट एक्जैक्टली अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। मुझे जो एक बहुत बड़ा अजीब लग रहा है वो, अगर आप कंपनी से मिले या कंपनी के प्रमोटर से बात हो, कॉल में ऑब्वियसली होगी, आई अज्यूम रिटेल इन्वेस्टर से तो मिलेंगे नहीं, तो ये बोलना चाहिए इनका रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या हो गया, 2-2.5-3% का आरओई, मतलब 3% के आरओई में कोई कंपनी चलती है क्या? तो मुझे लगता है कि, लेकिन बात यह है, वो बोलेंगे वी आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, हम आगे के लिए देख रहे हैं, बट 3% 4% जो आरओई का काम होता है, ये काम बहुत ही ठंडा काम होता है। और आगे के एंगल से अगर मैं देखूं, आगे 2 साल 3 साल क्या होगा, तो नैस्डैक में जब शेयर्स बढ़ेंगे ना, तो कोई आरओई नहीं दिखेगा। कार ट्रेड, नाइका, जोमैटो, फिर पेटीएम, ये जितने जो हमारे जो स्टॉक्स थे ना जिनकी प्रॉफिट नहीं होती है, वो जहां नैस्डैक रिकवरी में आएगा, ये सारे स्टॉक्स चलने लग जाएंगे। उस समय आप किसी को कैश फ्लो बोलेंगे तो इंटरेस्टेड नहीं होगा कैश फ्लो सुनने में। तो ये सब नैस्डैक रिलेटेड ट्रेड्स है, बिकॉज नैस्डैक तो सरताज है ऐसी कंपनियों का, वहां पे तो हजारों कंपनियां जिनकी प्रॉफिट नहीं है, कोई बोलता 2020 में 25 में कमाऊंगा, कोई बोलता 2028 में कमाऊंगा। तो नैस्डैक बुलिश है तो ये सब बुलिश है। आप देखिए नैस्डैक गिरना स्टार्ट हुआ, ये सारे गिरना स्टार्ट हुए। नैस्डैक जिस दिन रिकवर होगा ये सब रिकवर कर जाएंगे। उस समय इतनी इंग्लिश, इतनी अरिथमेटिक, इतना एक्सेल, इतनी मैथमेटिक्स, इतना कैलकुलस, इतनी प्रोबेबिलिटी कुछ जरूरत नहीं होगी। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे मुझे तो डाउन साइड नजर नहीं आता कार ट्रेड में बिल्कुल, बट अपसाइड के लिए अगर इसको मैं मल्टी बैगर एंगल से देखूं, बिकॉज 2500-3000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी हम जब भी लेते हैं जब हम उसमें बहुत बड़ा कोई गेन देखते हैं, तो उस एंगल से मुझे भी अभी कोई नजर नहीं आता, बिकॉज उनका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होगी इस टाइप की कंपनी में। एनीवे, नेक्स्ट अपने चलते हैं फिर। सर प्लीज डिस्कस एचडीएफसी एएमसी, ये बोल रहे हैं राजा समंता। तो राजा बाबू, चक्कर ये है कि एचडीएफसी एएमसी का अगर मैं नॉर्मली, एक यार्डस्टिक चलता है दुनिया में। यार्डस्टिक ये होता है कि दुनिया में ऐसे चलता है कि आप अपना मार्केट कैप इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का और उनका एयूएम का एक रिलेशन चलता है। तो एचडीएफसी का अगर मैं देखूं तो मार्केट कैप जो है 40-1,000 करोड़ का है, और इनका एयूएम जो करीब टोटल 5.5-6 लाख करोड़ का है। एग्जैक्ट नंबर आपको दिख जाएगा क्या है। तो इस नजरिए से 7% मार्केट कैप जो है ऑफ एयूएम बहुत हाई है, बिकॉज इक्विटी का मार्केट कैप ग्लोबली 6-7-8% होता है, डेट का 1-2% होता है। अब ग्लोबली इक्विटी का 5-6-7% मार्केट कैप क्यों होता है टू द एयूएम, इसका भी एक लॉजिक है। मैं अज्यूम करता हूं कि एक एएमसी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1% नेट कमाती है अपने सारे एयूएम के ऊपर, राइट? तो मेरा एयूएम अगर 100 रुपया है तो मैं 1 रुपया कमाऊंगा उस 100 पे। एयूएम मेरा पैसा नहीं है, एयूएम मेरे इन्वेस्टर्स का पैसा है जो मेरे पास दिए हैं। मैं वो सारा पैसा जोड़कर उनका इन्वेस्ट करता हूं, इक्विटी में लगाता हूं और उसके बाद कमाता हूं 1 रुपया, उसके बाद जो भी कमाता हूं, बट मेरा फीस जो है 1 रुपया होगा, 1% ऑफ द एयूएम। तो एयूएम 100 रुपया है, मैंने 1% लिया, मेरे पास आ गए 1 रुपया। और
एसेट मैनेजमेंट का 5% क्यों होता है वैल्यूएशन? अगर मेरा 5% वैल्यूएशन है तो 5 पे 1 क्या हुआ? 20%। तो 20% इज वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो चलो आप 20 नहीं करोगे, आप 15 करोगे। अगर 15 करोगे तो क्या होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई 0.15, 1 डिवाइडेड बाई 15%, मतलब 6, 6.5, 7%। तो 7% से ज्यादा इक्विटी का आपको नॉर्मली वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। ये जब लिस्ट हुई थी तो मुझे याद है 15% पे हो गई थी। लोग सोचे एचडीएफसी बस ले लो किसी ढंग से। तो ये वैल्यूएशन में यहाँ कोई फायदा नहीं है स्टॉक को देखकर। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अच्छा है, 25% है। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी एएमसी में इनका रेवेन्यू बढ़ा है सिर्फ 5%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 14%। क्यों? क्योंकि जो इनके फंड मैनेजर्स हैं, जो रिसर्च वाले हैं, उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है यूएम आने से। उनको तो सैलरी उतनी ही मिलेगी, एंड ऑफ द ईयर थोड़ा बोनस मिल गया, थोड़ा एक्स्ट्रा हाइक मिल गया, बस वही होगा। बट तो इस एंगल से अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ह्यूज है इस बिजनेस में। अगर इनका यूएम डबल हो जाएगा तो सारा इंक्रीमेंटल पैसा बॉटम लाइन तक आ जाएगा। लेकिन सेबी अभी कोई नियम ला रही है जहां उन्होंने कहा है कि 1.25 से 1.5% तक का ही उनको एक्सपेंस अलाउड होगा चार्ज करना। तो वो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव है। बट ले देकर इस भाव में डाउनसाइड कुछ नहीं है। अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, जिंदा रहेगी। और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। कोई दिन हम एएमसी बिजनेस जब करेंगे तो उस दिन हम समझेंगे इसको कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों काम है। क्योंकि जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रीच होता है ना, उसके बाद आदमी रिटर्न नहीं देखता है। आपके यहाँ सुबह 9 बजे आदमी टाई पहन के आ गया, सुबह सुबह उसको पता है आपके बैंक बैलेंस है 6 लाख रुपए का, वो प्लान बना के ही आता है कि 1-1.5 लाख का सर से कोई चेक लेना है आज मेरे को। तो सुबह 9 बजे बोला है 9 बजे आ जाएगा, आप सो के ही उठे होंगे सैटरडे वीकेंड, लेकिन वो आपको पकड़ लेगा। बैंक में घुसिए, आपको एक काउंटर से दूसरा काउंटर से तीसरा काउंटर से चौथा काउंटर, आपके ऊपर एकदम हावी हो जाएंगे। सर कुछ तो कर दीजिए, सर मेरा टारगेट है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ये इनको पता रहता है कि किस कस्टमर के पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ये मेरे पास कभी परेशान करने नहीं आएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपको जरूर फोन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी है इनके लिए, रुपया रेज करना बहुत आसान है इन लोगों के लिए। बिकॉज ये लोग का यही रहता है कि दे नो कि इनके कस्टमर के पास कितना पैसा है और उनसे कैसे निकाला जाए। एक क्वेश्चन है कृष्णा साहा का। हेलो सर, व्हाट डू यू से टू अ लेमैन वेयर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट मैक्सिमम 12% सीएजीआर रिटर्न? सजेस्ट मी बेस्ट एसेट क्लास। निफ्टी ईटीएफ ले लो यार, निफ्टी ईटीएफ ले लो। थोड़ा सा अगर आपको ट्वीक करना हो तो 75% निफ्टी ईटीएफ लो, 25% बैंक ईटीएफ लो, बैंक निफ्टी ईटीएफ। बिकॉज बैंक्स का अर्निंग्स क्वालिटी निफ्टी से बेटर है। 75-25 का रेशियो मेंटेन करो। कोई दिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, तो वापस याद दिला रहा हूँ अपने आप को भी और आप लोग को भी, बिकॉज जोश जोश में बोले जाता है आदमी। तो आपको 75-25 के रेशियो में अगर आप दोनों डिवाइड करेंगे, आई थिंक यू शुड गेट अ गुड रिटर्न। खुद एनालिसिस आप करके देखेंगे, आपको समझ आएगा।